फोर्सेस आर बैलेंस का मतलब क्या है? नेट फोर्स बॉडी पे जीरो, जैसे कि मैं खड़ा हूं तो नेट फोर्स मेरी बॉडी पे जीरो है। जितने फोर्सेस नीचे ग्रेविटेशन लग रहे हैं उतना ही फोर्स ये प्लेटफॉर्म मेरे ऊपर लगा रहा है, ताकि नेट फोर्स क्या बन जाएगा? जीरो। तो मैं क्या हूं? रेस्ट पे हूं। तो दो चीजें, फोर्सेस बैलेंस्ड है यानी कि कोई बॉडी ऐसी पड़ी है, तो बॉडी ऐसी कैसी प्लेटफॉर्म पे पड़ी है, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बॉडी की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब बॉडी क्या कहलाएगी? बॉडी इज इन रेस्ट। अब दूसरी बात, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसकी स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकेंड और जिंदगी भर तक इसी डायरेक्शन में उसकी स्पीड क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड होगी। तो एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि यहां पर चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स फिर से क्या हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऑब्जेक्ट मोशन में तो है, वेलोसिटी नॉट जीरो बट एक्सेलरेशन इज जीरो, क्योंकि जो बॉडी है वो मोशन कर रही है, और अगर नेट फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी तो जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है, और बॉडी जो मोशन करेगी तो वो सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन के अंदर करेगी। तो दो कंडीशंस, फोर्स अगर नहीं है या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगी। इसको यूनिफॉर्म मोशन ही बोला जाता है। या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगी। रेस्ट पे कब रहेगी? जब वेलोसिटी भी जीरो हो। एक्सेलरेशन कब जीरो हो जाएगा? वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, बॉडी क्या कहलाएगी? रेस्ट पे कहलाएगी। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, बट दैट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इज दैट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको समझ में आई क्या? तो कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए आपसे कि अगर बॉडी पे फोर्स जीरो है तो क्या क्या हो सकता है? उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ही होगा। बॉडी रेस्ट पे भी हो सकता है बट बॉडी यूनिफॉर्म मोशन भी कर सकता है। इतने सारे केसेस होंगे अगर फोर्स होगा और नहीं होगा तो। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट देखते हैं अपन यहां पर। यहां पर अपन फिर से देखते हैं इनर्शिया को। क्या देखते हैं अपन यहां पर फिर से? इनर्शिया को। क्या है ये? पढ़ता हूं मैं इसको एक बार, क्या लिखा है जो मैं समझा चुका हूं पहले भी। इट हैज बीन ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट एवरी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी एफर्ट टू चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोला जा रहा है? इट हैज बीन ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट एवरी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी एफर्ट टू द चेंज इन वेलोसिटी बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। This property expressing the degree of unsusceptibility of a body to any change in its velocity is called property of inertia. मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोला था आपको, यहां पर वो डेफिनेशन आ गई है कि हर बॉडी रेजिस्ट करती है हर एक एफर्ट को जो कि उसकी वेलोसिटी में चेंज लेके आएगा, चाहे वो चेंज मैग्नीट्यूड में हो चाहे वो चेंज डायरेक्शन में हो। कोई बॉडी अगर रुकी है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो उसके वेलोसिटी में चाहे मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ाना हो चाहे घटाना हो, कौन अपोज करेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फिर से सारे एग्जांपल दे रहा हूं। वेलोसिटी जीरो थी तो वेलोसिटी को चाहे बढ़ाना हो चाहे घटाना हो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट क्यों बोला? क्योंकि ये क्या थी? ये रेस्ट में थी। कोई बॉडी अगर चल रही है कांस्टेंट विद 5 मीटर पर सेकेंड तो उसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो वो कौन सा मोशन कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। तो इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाना हो या घटाना हो या डायरेक्शन चेंज करवाना हो, डायरेक्शन चेंज करवाना हो तो वो होगा
इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन इसको अपोज करेगा। मतलब अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन फिर से पढ़ रहा हूं। It has been a common observation that every object resists any effort to change in velocity, both in magnitude and direction. This property expressing the degree of unsusceptibility of a body to any change in its velocity is called property of inertia. Inertia of rest, रेस्ट में चेंज आने को रजिस्ट करेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में चेंज आने को अपोज करेगा। और वैसे ही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के अंदर चेंज आने को अपोज करेगा। आपको समझ में आ रही बात क्या? तो डेफिनेशन से ये क्लियर है, डिग्री ऑफ अनससेप्टिबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इन वेलोसिटी आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन। ये डिग्री ऑफ अनससेप्टिबिलिटी, किसकी डिग्री ऑफ अनससेप्टिबिलिटी? किसी भी चेंज की। जितना ज्यादा डिग्री ऑफ अनससेप्टिबिलिटी होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। मतलब क्या बोला? डिफरेंट बॉडीज रिवील दिस प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डिग्रीज। हर बॉडी की अलग अलग क्षमता के हिसाब से ये क्या करता है, उसको रजिस्ट करता है। मतलब क्या? अ मेजर ऑफ इनर्शिया इज प्रोवाइडेड बाय क्वांटिटी कॉल्ड मास। A body possessing a greater mass has more inertia. That is, if equal forces are applied to two different bodies, the body with the greater mass possesses smaller acceleration. मतलब बात समझ में आ गई क्या? Heavier the mass, more will be the inertia. उसके अंदर आप उतना चेंज नहीं ला सकते क्योंकि वो उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। दो बॉडी है अपने पास, एक का मास ज्यादा है और एक का मास कम है। दोनों पे आप सेम फोर्स लगा रहे हो, दोनों पे आप सेम फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स इज इक्वल टू ma क्या बोलता है कि इफ फोर्स इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मोर द मास। आप उसके अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी लेके आ रहे हो वो चेंज, व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। तो आपने चेंज क्या करवाया? कम करवाया। lesser will be the mass, more will be the acceleration. And what is acceleration? Change in velocity upon time. More the acceleration, more will be the change in velocity. समझ में आ रहा है क्या? ज्यादा मास, दोनों बॉडी है, दोनों पे सेम फोर्स लगा रहे हैं, ज्यादा मास है, मास इज इट इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट, मोर द मास लेसर विद एक्सेलरेशन, लेसर विद चेंज इन वेलोसिटी। आपने चेंज क्या करवाया? कम। क्यों कम करवाया? क्योंकि उसने अपोज ज्यादा किया। नाउ लेसर द मास, फोर्स इज कांस्टेंट टू बोथ, लेसर द मास ग्रेटर विद एक्सेलरेशन, ग्रेटर विद चेंज इन वेलोसिटी। आपने ज्यादा चेंज करवाया, क्यों? उसने अपोज कम किया। यानी कि प्रूफ हो गया, more the mass, more will be the inertia and more will be the resistance to the change in velocity. That is in change in magnitude or change in velocity. आपको समझ में आ रहा होगा inertia? बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन उनको inertia वर्ड ही क्लियर नहीं होता है। आपको समझ में आया होगा आई थिंक। मैंने बताया दो बॉडी है, दोनों पे बराबर बराबर फोर्स लगाया, देखा था भी अपन ने। दो बॉडी दोनों पे बराबर बराबर फोर्स लगाया, एक ज्यादा मास था और एक का मास क्या था? कम। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मोर द मास। ये तो समझ में आता है ना? ये अगर कांस्टेंट है तो m इंटू ए इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई दो टर्म है, x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। यानी कि मैंने लिखा है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इफ फोर्स इज कांस्टेंट टू बोथ देन एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, then acceleration is inversely proportional to mass. Heavier the mass, lesser will be the acceleration, lesser will be the acceleration, lesser will be the change in velocity, lesser the change, more will be the resistance. आपने चेंज कम कराया है। क्यों कम करवाया? क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा था, रुकावट ज्यादा थी। किसने रुकावट करी? इनर्शिया ने। यानी कि ज्यादा मास था तो एक्सेलरेशन में चेंज कम है, एक्सेलरेशन कम है, वेलोसिटी में चेंज कम है, वेलोसिटी में चेंज कम है, यानी कि इनर्शिया ज्यादा है। मोर द मास, मोर विल बी द इनर्शिया। इतनी बात समझ में आ गई क्या? नाउ मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? इट इज ऑब्जर्व दैट मोर द मास ऑफ द बॉडी द मोर इज द मोमेंटम possessed by it. अगर बॉडी के पास मास भी ज्यादा हो, बॉडी के पास मास भी ज्यादा हो और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा हो तो मोमेंटम ज्यादा होगा। क्या होगा? मोमेंटम। सर है क्या मोमेंटम? फील नहीं आ रहा है।
इट इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय द बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय द बॉडी। सब लिखा हुआ है ऊपर में, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं आपको। quantity of motion possessed by the body. It is nothing but product of mass and velocity and denoted by small p. Velocity is a vector quantity, momentum is also a vector quantity. The direction of velocity is the direction of momentum. जो direction velocity की होगी वही direction momentum की भी होगी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोशन होगा और उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। यानी कि अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? इट इज ऑब्जर्व दैट मोर द मास ऑफ द बॉडी। ऑब्जर्वेशन से आया, कैसे आया ये? ऑब्जर्वेशन से। इट इज ऑब्जर्व दैट मोर द मास ऑफ द बॉडी द मोर विल बी द मोमेंटम पासेस बाय इट। सिमिलरली मोर द वेलोसिटी पासेस बाय द बॉडी। इतनी बात समझ में आ गई क्या? द मोर इज द मोमेंटम। वेलोसिटी भी ज्यादा थी तो मोमेंटम ज्यादा था, मास भी ज्यादा थी तो मोमेंटम ज्यादा था। यानी कि इट इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। दोनों को कंबाइन किया तो क्या बन गया? मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity or is equal to the mass times the velocity, or momentum is equals to the mass times its velocity. The momentum is also directed along the direction of velocity of the body whose momentum is being measured. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसा यूनिट की बात करें तो यहाँ पर देखना मोमेंटम क्या लिखा हुआ है? मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इसका मास किस में होगा? केजी। वेलोसिटी किस में होगी? मीटर पर सेकेंड। तो अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे इसके अंदर अपन, तो मास को क्या लिखेंगे अपन? मास को अपन लिखेंगे क्या? मास को अपन लिखेंगे क्या? एम। इसको लिखेंगे एल टी माइनस वन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो हो गया एम एल टी माइनस वन। अब एक चीज और देखेंगे इसके अंदर, एक तो यूनिट उसकी हो गई केजी मीटर पर सेकेंड। अब जरा ध्यान देना, यूनिट क्या हो गई? केजी। यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकेंड। जबरदस्ती एक चीज, रुको इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड। मैंने इसके अंदर जबरदस्ती सेकेंड का मल्टीप्लाई और सेकेंड का डिवाइड किया। जबरदस्ती सेकेंड का मल्टीप्लाई सेकेंड का डिवाइड किया। तो आप देख रहे होंगे ये क्या बन गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड। और यही होता है मास और ये होता है एक्सेलरेशन। तो ये हो गया क्या? न्यूटन। न्यूटन सेकेंड। तो एक और ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड भी इसकी यूनिट है और एक यूनिट न्यूटन सेकेंड भी है, दोनों सेम ही है। कहीं पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मोमेंटम? फर्स्ट ऑप्शन केजी मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। सी ऑप्शन बोथ एंड बी। तो आपको बोथ एंड भी लगाना। देखो क्या किया? केजी मीटर पर सेकेंड में सेकेंड का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया। इसको बोलते हैं अपन न्यूटन। न्यूटन सेकेंड भी इसके ऐसा यूनिट है और डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि मोमेंटम इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय द बॉडी। इट इज प्रोपोर्शनल टू मास, इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। दोनों कंबाइन किया तो बन गया मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। ठीक है, डायरेक्शन बता दी मैंने आपको। और मैग्नीट्यूड होगा मास इनटू वेलोसिटी। दो ऐसा यूनिट हो सकती है, केजी मीटर पर सेकेंड भी सही है और न्यूटन सेकेंड भी सही है। डायमेंशन फॉर्मूला एमएलटी माइनस 2 आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसके पास मास तो है ही और क्या है? वेलोसिटी है। यानी कि उसके पास क्या है? मोमेंटम है। मोमेंटम कितना आ गया इनिशियली? मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को आप यू नाम दे दो। इनिशियल वेलोसिटी को आप यू नाम दे दो। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? मास इनटू वेलोसिटी। जैसे अपन ने पढ़ा था ना कि एक्सीलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, वैसे ही यहां पर अपन ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एक्सेलरेशन पढ़ा था अपन ने क्या?
dv by dt, मतलब क्या बोला था इसको अपन ने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सीलरेशन। वैसे ही दोनों तरफ मास का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा फोर्स, और मास का मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा dmv मतलब dp by dt, यानी कि यहां पर क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स। अगर वेलोसिटी में चेंज है तो बट ऑब्वियस मास अगर चेंज नहीं हो रहा है, मास इज कांस्टेंट, कोई बॉडी मूव कर रही है, एक ब्लॉक है उसको मैं मूव करवा रहा हूं, ये समझना अच्छे से, ये एक बॉडी है, ये मोशन कर रही है, इसका मास है m, इसकी वेलोसिटी है u, ये मोशन कर रही है। हो सकता है कि कुछ देर बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज करे, ये बॉडी इस तरीके से मोशन कर रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बॉडी का मास तो चेंज नहीं हो रहा, कुछ देर बाद बॉडी यहां होगी, 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 कुछ देर बाद बॉडी यहां पर होगी, ये इस तरीके से बॉडी का मोशन हो रहा है, इस तरीके से बॉडी का क्या हो रहा है, इस तरीके से बॉडी का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, क्या बॉडी का मास चेंज हो रहा है, बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। मोमेंटम क्या पढ़ा था अभी अपन ने, मास इनटू वेलोसिटी। इफ देयर इज नो चेंज इन मास, if there is change in velocity, there will be change in momentum, if there will be change in momentum there must be a force, ये न्यूटन ने बोल दिया, क्योंकि अपन पहले से जानते थे, क्या जानते थे कि सर अगर फोर्स है, अगर एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, और अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन होगा। इनने बोल दिया चेंज इन वेलोसिटी है तो चेंज इन मोमेंटम होगा, और चेंज इन मोमेंटम है तो वहां एक्सेलरेशन ना बोल के इन्होंने क्या बोल दिया, फोर्स होगा। तो क्या बोल दिया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, देयर विल बी नो फोर्स। आप समझना मेरी बात। अपन ने पढ़ा था एक्सेलरेशन, ये लिखा हुआ तो है, बार बार क्या लिख रहा हूं, मैंने बोला था एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज होगा उस डायरेक्शन में फोर्स होगा, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। मैंने बोला था व्हाट इज एक्सेलरेशन, याद करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन is in direction of change in velocity, not velocity, change in velocity। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज आएगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। सर वेलोसिटी की चेंज की डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, मैं 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हूं ईस्ट में, मैं नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न लेता हूं विदाउट चेंज इन स्पीड, we have to find the velocity, change in velocity। अभी इसको अपन थोड़ा सा इरेज करते हैं और अपन ये समझते हैं चीजों को। समझते हैं अच्छे से अपन, थोड़ा डिटेलिंग में जाते हैं चैप्टर की। मैंने बोला था मैं ईस्ट में जा रहा हूं, सॉरी नॉर्थ में मैंने टर्न ले लिया, और यहां से यहां तक मेरे को लग रहे हैं 10 सेकेंड्स। यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो अपन ने देखा एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम। सर वेलोसिटी तो सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है, स्पीड सेम है। तो
मैंने क्या करा, मैंने करा इस डायरेक्शन को मैंने क्या बोल दिया, आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, तो इसको अपन ने बोल दिया क्या, इसको बोल दिया मैंने आई कैप, इसको बोल दिया मैंने जे कैप। तो जो एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया फाइनल वेलोसिटी 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप अपॉन टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 1/2 जे कैप माइनस 1/2 आई कैप। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे को तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट ओवर 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 2/4, इट इज 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखनी है मेरे को, अगर मेरे को डायरेक्शन देखनी है आप समझना बहुत ध्यान से, वापस लिखेंगे अपन हर एक चीज, पहले आप इसको समझो अच्छे से कि क्या पढ़ाया जा रहा है, चीजों को रिलेट किया जा रहा है। देखना अच्छे से इसको, ये क्या था 1/2 जे कैप, ये क्या होता है जे कैप, ये होता है क्या आई कैप। 1/2 जे कैप कहाँ आएगा, यहां पर आ गया 1/2, और माइनस 1/2 कहां पर आएगा आई कैप में, माइनस 1/2 यहां पर आएगा, माइनस 1/2 यहां पर आएगा, तो कोऑर्डिनेट का आएगा यहां पर, और दोनों सेम है तो दोनों क्या होगा एग्जैक्ट बीच में से जाएगा। ये डायरेक्शन क्या है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी किधर है, ये है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, और यही डायरेक्शन किसकी है एक्सेलरेशन की। मैं वही बताना चाह रहा हूं, जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा। सेम पॉइंट अब मैं बोल रहा हूं कि जैसे एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, वैसे ही अब फोर्स होता है dp बाई dt। अगर मोमेंटम में चेंज है तो फोर्स होगा, और जो डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम की होगी वही डायरेक्शन फोर्स की भी होगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो बॉडी मूव कर रही थी इसका मास ले लेता हूं मैं 2 kg, 2 kg में मास ले लेता हूं। तो यहां तक आंसर लेके आ गया मैं, यहां पर आके मैं अगर 2 kg का मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर मैं 2 kg का मार्कर का कलर चेंज करके देखते हैं, बहुत प्यारा, अगर मैं इसके अंदर 2 kg का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो गया, मास का मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन गया, मास का मल्टीप्लाई करने पे क्या बन गया, ये मोमेंटम बन गया, ये फाइनल मोमेंटम, ये क्या बन गया इनिशियल मोमेंटम, और यहां मास का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया, दोनों तरफ मास का मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया ये फोर्स। तो जो डायरेक्शन मेरी चेंज इन वेलोसिटी की थी वही डायरेक्शन मेरी किसकी हो गई, अब चेंज इन मोमेंटम की हो गई। जो चेंज इन वेलोसिटी वही चेंज इन मोमेंटम है इस बार, और जो डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम की है वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी एक्सेलरेशन की हो गई थी, वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी 2 का मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, मास का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा ये फोर्स, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा √2 न्यूटन, और वही डायरेक्शन किसकी आ जाएगी फोर्स की, क्या आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट। कंपेयर कर रहा हूं, जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की थी वही डायरेक्शन, जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की थी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की थी, और जो डायरेक्शन यहां पर चेंज इन मोमेंटम की होगी वही डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स की होगी। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज तो हो रहा है लेकिन किस रेट से हो रहा है, अगर मोमेंटम में चेंज नहीं होगा तो फिर फोर्स नहीं होगा। इफ देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम सॉरी
if there is a change in momentum there will be a force and the direction of force is along direction of change in momentum. जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, या फिर जिस डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज होगा मान लो कि उधर ही फोर्स लग रहा होगा, कॉन्वर्स भी आप बोल सकते हैं। यानी कि यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई। द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मैंने इसको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के एग्जांपल समझाया आपको, जो कि अपन पढ़ चुके थे, तो इजियर होगा समझने में। वहां पे क्या बोलते थे, if there is a change in velocity there must be a force, if there is change in momentum there must be a force। क्या बोलते थे अपन, if there is a change in velocity there must be acceleration, if there is a change in momentum there must be a force and direction of force along direction of change in momentum। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट द अप्लाइड फोर्स इज नथिंग बट डीपी बाई डी। मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है, और ये क्या बन जाएगा आपका मास इनटू वेलोसिटी। और अगर यहां पे और लिखते हैं अपन, क्या लिखा है यहां पर, देखो मैं लिख के समझाता हूं आपको हर एक चीज। क्या देखा था अपन ने, फोर्स इज नथिंग बट, फोर्स वेक्टर इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम की वैल्यू है मास इनटू वेलोसिटी। अब एक प्रोडक्ट रूल बताता हूं आपको। अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है किसी भी चीज को, मेरे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकेंड। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, पढ़ाया भी था मैंने आपको, प्लस सेकेंड इज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये चीज आप क्लियर करो। अब मेरे पास दो फंक्शन है, मास और वेलोसिटी दोनों, तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो मास एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ मास। अब इसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा दो केसेस। इफ मास इज कांस्टेंट, if velocity is constant। अगर मास कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज व्हाट, जीरो। तो dm by dt क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या बचेगा, फोर्स इज इक्वल टू m dv by dt। क्यों, क्योंकि v dm by dt के अंदर इफ मास इज कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो, ये जीरो हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा। तो जो फोर्स बचेगा वो बचेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहां की बात करें कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो व्हाट इज फोर्स, m dv by dt प्लस v dm by dt। if वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। और फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v dm by dt। ये हो जाएगा वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट, और ये अपन पढ़ने वाले हैं रॉकेट प्रपल्शन में। ये क्या होता है वो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये पढ़ने वाले हैं अपन रॉकेट प्रपल्शन में। वेरिएबल मास, मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मास किसे चेंज हो रहा है। अब एक रॉकेट है, रॉकेट को मैंने यहाँ से क्या किया, लॉन्च किया, उसके अंदर क्विंटल्स ऑफ टन्स ऑफ फ्यूल भरा हुआ है, तो पर सेकेंड किलोज में, उसमें क्विंटल्स के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है। तो उसका मास क्या हो रहा है, रॉकेट का फ्यूल बर्न हो रहा है, तो उससे एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही है और उसका फ्यूल बर्न हो रहा है, तो उसका रॉकेट का मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फॉर चेंजिंग मास वी अप्लाइड दिस कॉन्सेप्ट, फॉर ए कांस्टेंट मास वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। Force equals to ma is applied on a body which has a constant mass, otherwise we are doing something different। क्योंकि मास अगर वेरिएबल होगा तो मेरे पास जो फोर्स लगेगा वो लगेगा v dm